नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। राहुल गांधी लगभग 20 मिनट कोर्ट में रहे और अपना बयान दर्ज कराया। मामला 2018 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कथित रूप से अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। कोर्ट से बाहर निकलते समय उन्होंने जज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके बाद रामचेत मोजी की दुकान पर गए, जिनका 1 साल पहले जूते उन्होंने सिलवाए थे और 3 महीने पहले रामचेत का कैंसर से निधन हुआ। राहुल के सुल्तानपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल जिंदाबाद के नारे लगाए और उनका स्वागत किया। हालांकि उन्होंने माला पहनने से इनकार कर दिया। कोर्ट के बाहर निकले पोस्टर लगे थे जिनमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ था। राहुल गांधी सुबह दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से सीधे सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए थे। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को रखी गई है। आपको बता दें कि दरअसल ये मामला 2018 का है, जब कर्नाटक में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी पर आरोप लगा है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी हुई है। राहुल गांधी लगभग 20 मिनट कोर्ट में रहे और अपना बयान दर्ज करा दिया। और ये मामला आपको जैसा बताया गया कि 2018 का है, जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कथित रूप से अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। तो एक कोर्ट से बाहर निकलते हुए उन्होंने जज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके बाद रामचेत मोजी की दुकान पर चले गए। आपने देखा था कि रामचेत मोजी के साथ इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पे राहुल गांधी अपने जूते को सिलवाते हुए नजर आए थे। और वहीं आपको बता दें कि रामचेत मोजी की 3 महीने पहले ही कैंसर से उनका निधन हुआ है। राहुल गांधी ने सुल्तानपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए और वहीं राहुल गांधी का उन्होंने स्वागत भी किया। हालांकि राहुल गांधी ने माला पहनने से उस दौरान इनकार कर दिया और कोर्ट के बाहर पोस्टर लगाए गए थे जिनमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ था। राहुल गांधी सुबह दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से सीधे सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गए। तो वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई की जो तारीख मुकम्मल की गई है वो 9 मार्च बताई हुई है कि 9 मार्च को अगली सुनवाई की जाएगी। ये मामला 2018 का है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह को लेकर की गई एक विवादित और अपमानजनक टिप्पणी को लेकर है, जिसके चलते राहुल गांधी को सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना पड़ा। और वहीं पे आपको ये भी बता दें कि कोर्ट में 20 मिनट की पेशी थी। अपना बयान उन्होंने दर्ज कराया और बयान दर्ज कराकर वहां से निकल गए। लेकिन जब बाहर निकले तो कोर्ट के बाहर सत्यमेव जयते के पोस्टर लगे हुए थे। लिखा हुआ था कि सत्य की ही जीत होगी। और साथ ही कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे थे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच काफी उत्साह देखा गया। जब राहुल गांधी को उन्होंने अपने नेता को देखा तो उत्साहवर्धन तौर पे उन्होंने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए और साथ ही माला भी पहनाने की कोशिश की। हालांकि राहुल गांधी ने माला पहनने से इनकार कर दिया और वहां से निकल गए। तो आपको बता देते, जैसा कि अभी बताया कि गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के एक अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर के राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी थी राहुल गांधी की, जहां उन्होंने 20 मिनट का समय दिया और साथ ही अपना बयान दर्ज करवाया है और वहां से निकल गए थे। तो राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज करवा के वहां से जब बाहर निकले तो जैसा कि पहले भी एक वीडियो सामने आया था, मोची के यहाँ पे गए थे जहां से उन्होंने जूते सिलवाए थे, लेकिन अब वहां पे वो नहीं रहते क्योंकि 3 महीने पहले ही उनका किसी कारणवश निधन हो गया था। रामचेत मोजी के निधन के बाद अभी दुकान पे पहुंचे थे, वहीं पे उनके परिवार से भी मिले। तो ये आपको बता रहे हैं, जहाँ पे राहुल गांधी सुल्तानपुर पहुंचे, एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे। तो वहीं इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए अवनीश श्रीवास्तव हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनीश, पहले तो ये जानना चाहेंगे, सुल्तानपुर जो राहुल गांधी पहुंचे एमपी एमएलए कोर्ट में, मामला क्या था, विस्तार से बताएं। देखिए सपना, निश्चित तौर पर मानहानि से जुड़े मामले में राहुल गांधी पिछले महीने 19 जनवरी को सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश नहीं हो सके थे, जिसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 20 फरवरी यानी कि आज उनको लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज शुक्रवार को भारी सुरक्षा के बीच सुल्तानपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हुए हैं और वो थोड़ी देर अपना बयान दर्ज कराए हैं, जहां पर राहुल यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ
टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में अपना बयान दर्ज कराने आए थे। इससे पहले राहुल सुबह लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए थे। और आपको बता दें सपना कि 19 जनवरी को सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो पेश नहीं हुए थे, और पेश ना होने के कारण 20 फरवरी की उनकी डेट को रखा गया था, यानी कि आज रखा गया था, जहां पर वो पेश हुए हैं और अपना बयान को दर्ज करा है। अगर पूरे विस्तार की अगर हम बात करें सपना, तो मानहानि से जुड़ा ये मामला है जो कि अक्टूबर 2018 का है। तब सुल्तानपुर जिले के हनुमानगंज इलाके के भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता थे विजय मिश्रा, वो कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें विजय मिश्रा ने आरोप लगाया था कि अगस्त 2018 में कर्नाटक में एक प्रचार के दौरान राहुल ने अमित शाह के बारे में गलत बातें कही है। और जो उस समय तत्काल प्रभाव में वो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, जो कि इस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उस 2018 के बीच में वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। शिकायतकर्ता ने कांग्रेस नेता ने के उस बयान का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ईमानदार और साफ सुथरी राजनीति का वादा करती है, जबकि इसे एक ऐसे पार्टी अध्यक्ष लीड कर रहे हैं जो एक हत्यारोपी, जो मतलब कि उन्होंने बताया था राहुल गांधी ने अमित शाह को कि हत्या के केस के आरोपी है। हालांकि फरवरी 2024 में सुल्तानपुर के कोर्ट ने इस केस में राहुल को जमानत दे दी थी, लेकिन इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सुबह भारी सुरक्षा के बीच लखनऊ एयरपोर्ट से सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए रवाना हुए थे, जहां पर उन्होंने अपना बयान 11 बजे दर्ज किया था। और दर्ज कराने के बाद अब वो लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं बाराबंकी से। और अब जो तारीख है वो 9 मार्च 2026 यानी कि अगले महीने 9 मार्च की रखी गई है सपना। ठीक है, तो अभी वो वहां से निकल चुके हैं। साथ ही कोर्ट के बाहर किस तरीके का माहौल देखा गया जब कांग्रेस के नेता उनके बीच पहुंचे, कार्यकर्ताओं के बीच? अब देखिए, जब राहुल गांधी जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो भारतीय जनता कांग्रेस के जो भी वहां पर इनके पदाधिकारी हैं, जो नेतागण हैं, वो राहुल गांधी से वहां पर मिलने पहुंचते हैं और भारी हुजूम वहां पर लगी होती है कोर्ट परिसर के बाहर। ये साफ तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि जब लखनऊ जब वो पहुंचे थे एयरपोर्ट पे, यहाँ भी पर भी भारी सुरक्षा थी। और तमाम जो कांग्रेस के जो नेता थे, लखनऊ के पदाधिकारी थे, वो भी स्वागत में पहुंचे थे। उसके बाद उनका काफिला जो है कि वो बाराबंकी पहुंचता है, जहां पर वो तमाम जो पदाधिकारी वो कोर्ट परिसर के बाहर उनका इंतजार करते हैं। और उसके बाद जब राहुल गांधी अपने बयान को दर्ज कराने के बाद जब कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो कुछ पदाधिकारियों से वहां पर मुलाकात करते हैं कांग्रेस के। उसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाते हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि लखनऊ में भी वो किसी मीटिंग को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, ऐसा ये कयास लगाया जा रहा है। हालांकि अभी किसी भी प्रकार का ऐसा प्रोटोकॉल तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी आज लखनऊ में भी किसी मीटिंग को संबोधित कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी के। जी सपना। ठीक है, तो इसी दौरान जो एक मामला ये भी सामने आया था, जब सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे थे तो राहुल गांधी रामचेत मोची के भी दुकान पर पहुंचे थे, तो क्या संदेश जाता है इससे? अब देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, हमेशा से ये कोई पहली ऐसी तस्वीर नहीं है। चुनावी 2024 की अगर हम लोकसभा की अगर हम बात करें तो उस दौरान भी अमेठी और रायबरेली के दौरे पर भी राहुल गांधी की वो तस्वीरें सामने मिली थी, जहां पर वो एक नाई की दुकान पर वहां पहुंचते हैं और अपने दाढ़ी और बाल को वो कटवाते हैं। तो इसी क्रम में जो है कि आज वो बाराबंकी जाते वक्त वो रास्ते में भी वहां पर वो दुकान पर रुके। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो तस्वीरें जो सामने आती है, तो ये साबित करने का राहुल गांधी ये प्रयास करते हैं कि वो आम जनता से जुड़े हुए हैं और जनता के बीच के वो नेता हैं। इस तरीके का वो संदेश पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि अब आगामी 2027 का विधानसभा का चुनाव भी है। ऐसे में जो है कि कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी का ये जो स्टैंड है, जो आपने देखा होगा कि देश में जब वो पदयात्रा जब निकाले थे और इस तरीके की। अवनीश, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जो अभी इन पे जो कार्रवाई चल रही है एमपी एमएलए कोर्ट में जो पेश हुए हैं टिप्पणी को लेकर के, तो ये अभी तक कार्रवाई कहां तक चली है? और साथ ही जो 9 मार्च की सुनवाई का जो डेट फिक्स किया गया, उसमें क्या कुछ अहम हो सकता है? अब बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, शिकायतकर्ता ने कांग्रेस नेता के उस बयान का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ईमानदार और साफ सुथरे। इस बयान में तमाम जो बातें जो निकल के सामने आई थी। हालांकि 11 बजे जब वो सिविल कोर्ट पहुंचे थे तो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इस बारे में बताया है कि उन्हें सुल्तानपुर कोर्ट जाना है आज तारीख है और वो राहुल कोर्ट में पेश होंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं समेत कई लोग वहां पर आए थे, लेकिन हालांकि जो कोर्ट में उन्होंने जो अपने दलीलों को, जो उनके जो अधिवक्ता थे जो राहुल गांधी के, उन्होंने जो पेश किया था। और अब जो है 9 तारीख यानी कि 9 मार्च को जो तारीख जो तय की गई है, अब ये देखने वाली बात तो होगी कि कोर्ट से उनको राहत मिलती है या नहीं मिलती है। ये एक बड़ा सवाल है सपना।
ठीक है अवनीश, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने की। तो चलिए इसी के साथ रुक कर लेते हैं अगली खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दोपहर करीब 3:20 पर वंदे भारत एक्सप्रेस के कोचों के शीशे तोड़ने की घटना सामने आई। बिहानी रोड ओवरब्रिज से कोड़ा स्टेशन के बीच ये घटना हुई जब ट्रेन वाराणसी से मेरठ की ओर जा रही थी। रेल सूत्रों के अनुसार मोहन भागवत भी इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। हालांकि किस कोच में थे इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अचानक फेंके गए पत्थरों से 4 कोच के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम के माध्यम से रेलवे, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। जांच में पता चला है कि आसपास खेल रहे बच्चों द्वारा पत्थर फेंके गए थे। सुरक्षा एजेंसियां अभी भी सतर्क हैं और रेल सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की तैयारी में है। आज दिनांक 19 फरवरी 2026 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के बलोखर फाटक के निकट वंदे भारत ट्रेन की खिड़की का शीशा टूटने के संबंध में अवगत कराना है कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ही ग्राम कौड़ा के कंजड़ बस्ती के 8 से 13 वर्ष के कुछ बच्चे वहाँ रेलवे फाटक के निकट क्रिकेट खेल रहे थे और बच्चों के ही बीच में खेल में एक पत्थर वंदे भारत की ट्रेन की खिड़की पर लग गया, जिससे खिड़की का कांच टूट गया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस व जीआरपी की टीम द्वारा तत्काल मौके पर निरीक्षण भी किया गया था। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। बरेली में 26 सितंबर 2025 को हुए दंगे से जुड़े एक बड़े हथियार सप्लाई नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। थाना बहेड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इसी गिरोह ने दंगों के दौरान अवैध हथियार की सप्लाई की थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 5 अवैध पिस्टल, 32 बोर 36 जिंदा कारतूस, 2 तमंचे, 315 और 12 बोर कारतूस, एक स्विफ्ट कार और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाई 19 फरवरी 2026 को शेरगढ़ अड्डे पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर की गई है। वहीं बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तस्लीम निवासी जोखनपुर और सोमू खान उर्फ औशाफ निवासी बरीपुरा के रूप में हुई है। पुलिस का दावा है कि दोनों कुख्यात हिस्ट्री शीटर इशरत अली के करीबी सहयोगी हैं, जो फिलहाल फरार है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 26 सितंबर 2025 को हुए दंगे में इस्तेमाल हथियार इसी नेटवर्क से जुड़े थे। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा के अनुसार जांच में सामने आया कि हथियार की खेप सीमावर्ती राज्य उत्तराखंड के किच्छा क्षेत्र तक भेजे जाने की तैयारी थी। पुलिस ने गिरोह के अन्य फरार सदस्यों गफ्फार, समीर, फरहत अली और मुख्य सरगना इरशद की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी हैं। देखिए, आज दिनांक 19 फरवरी 2026 को थाना बहेड़ी पुलिस टीम द्वारा बरेली के आसपास के जनपदों तथा उत्तराखंड में अवैध शस्त्रों की सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। इन दोनों बदमाशों के नाम तस्लीम पुत्र जमील निवासी जोखनपुर थाना बहेड़ी तथा सोमू खां उर्फ औशाफ पुत्र बबलू खां निवासी बरीपुरा थाना शेरगढ़ है। इनके पोजीशन से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। इनसे 5 अवैध पिस्टल 32 बोर तथा 36 कारतूस 32 बोर के, 1 अदद तमंचा 315 बोर 1 कारतूस तथा 12 बोर का 1 तमंचा और 1 कारतूस बरामद हुआ है। ये जिस वाहन से जा रहे थे, जब इनको इंटरसेप्ट करके रोका गया, वो वाहन बरामद हुआ है स्विफ्ट वीडीआई तथा 2 अदद मोबाइल फोन भी इनके पोजीशन में मिले हैं। इन मोबाइल फोन को खंगालने से, इनके डेटा के विश्लेषण से, इनसे पूछताछ के क्रम में तथा स्विफ्ट वीडीआई जो मिली है उसके मालिक का जानकारी करने पर पता चला कि इनका जो सरगना है वो इशरत अली है, जो कि मंडनपुर जनीबी का रहने वाला है और थाना बहेड़ी का हिस्ट्री सीटर है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र में 12 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। मासूम कन्हैया चौरसिया दोपहर लगभग 5 बजे अपने दोस्तों के साथ साइकिल खींचते हुए नजर आया, जहां पर वो साइकिल सीख रहा था। निर्माणाधीन नाले में गिर गया, जिसमें खुला पड़े लोहे का सरिया सीधे उसके पेट में घुस गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत सूचना दी और बच्चे को सरिया से बाहर निकालकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां 1.5 घंटे की कोशिश के बावजूद उसकी मौत हो गई। यहाँ सब्जी लगा के खड़े सब्जी बेच रहे थे। 2 लड़के आए, हमको बताए तुम्हारे लड़के के पेट में सरिया घुस गया, भैया जल्दी चलो। वहाँ भाग के गए तो देखे एम्बुलेंस में लड़का हमारा लग गया था। उसको लेकर डीआईजी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, राय बरबती आते रह गया लड़का हमारा। पापा मैं मर जाऊंगा पर नहीं बचूंगा। मेडिकल में गए, दवा चालू हुआ, डॉक्टर लोग दवा भी करे, बाकी लड़का। यूपी में गाजियाबाद की घटना के बाद से अब शासन और प्रशासन की लापरवाही का दूसरा मामला मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में आया है, जहां पर
विभाग द्वारा नालों के निर्माण के दौरान खुले हुए नाले छोड़ने से एक 12 वर्षीय मासूम की गिरने से उसमें मौत हो जाती है। हम इस समय पीड़ित के घर पर हैं, जो मासूम था, जिसने अपनी जान गंवा दी शासन और प्रशासन की लापरवाही की वजह से। आप देख सकते हैं उनके माता पिता बैठकर आंसू बहा रहे हैं। जो कन्हैया चौरसिया हैं, उनके 3 बेटे थे। 3 बेटों में सबसे बड़ा जो बेटा था वो अब हमारे बीच में नहीं है, और ये यही वजह है कि अब परिवार के लोग पूरी तरीके से टूट चुके हैं। कन्हैया भी विकलांग है, और ये कन्हैया जो मृतक है, उसके पिता श्याम सुंदर विकलांग है, और वो जो कन्हैया था वो पूरी तरीके से अपने माता पिता की सेवा करता था और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। वो हर तरीके से पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार का भी भरण पोषण करता था। अब वो नहीं है। इस घटना से परिवार पूरी तरीके से टूट गया है। लेकिन जो लापरवाह अधिकारी हैं, वो अभी भी टाल मटोल की स्थिति में है, और वो आरोप प्रत्यारोप के बीच में अब जो नया बयान आया है अधिकारियों का, उसमें यह कहा गया है कि अराजक तत्वों द्वारा नाले का स्लैब हटा दिया गया था। लेकिन जो घटना स्थल है और जो घटना हुई है और जो प्रत्यक्षदर्शी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो घटना है वो शासन और प्रशासन की और कार्यदायी संस्था की लापरवाही की वजह से घटित हुई है, जिसमें 12 वर्षीय मासूम ने अपनी जान गंवा दी है। फिलहाल अब जो मृतक के पिता हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और अब किसी मासूम की जान ऐसे हादसों में न जाए। महुआ खबर के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। तो चलिए इसी के साथ रुक कर लेते हैं अगली खास खबर की ओर। दिल्ली के सराय काले खां से मोदीपुरम और मेरठ के बीच बनाए गए नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। इस परियोजना का उद्घाटन देश के नरेंद्र मोदी आगामी 22 फरवरी को करेंगे। प्रोजेक्ट में सराय काले खां से मोदीपुरम तक एक ही ट्रैक पर मेरठ मेट्रो का संचालन भी उसी दिन शुरू किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिसे तय समय पर पूरा कर लिया गया है। अधिकारी बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र में यातायात सुविधा में सुधार होगा और लोगों को बेहतर परिवहन विकल्प उपलब्ध होगा। ट्रैक तैयार होने के साथ ही शहरों और उपनगरों के बीच आवाजाही और आवागमन में भी तेजी आएगी, जिससे जो यात्री हैं उन्हें सुगमता भी मिलेगी। तो जैसे पहले उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो नमो भारत के बनने से अब उन्हें आने जाने में काफी। दिल्ली के सराय काले खां के मेदिनीपुर और मेरठ के बीच जो बनाए गए नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट है, इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। इस परियोजना का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री आने वाले 22 फरवरी को करेंगे, और प्रोजेक्ट जो है सराय काले खां से मेदिनीपुर तक एक ही ट्रैक पर मेरठ मेट्रो का संचालन भी उसी दिन शुरू किया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिसे तय समय पर पूरा कर लिया गया है। अधिकारी बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र में यातायात सुविधा में सुधार होगा और लोगों को बेहतर परिवहन के विकल्प भी उपलब्ध होंगे, जिनसे आवागमन की जो सुविधा है वो बेहतर हो जाएगी। तो वह इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हैदर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। हैदर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट जो है उसकी शुरुआत होने वाली है 22 तारीख को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करने वाले हैं, तो ये किन किन सुविधाओं से लैस होने वाला है? देखिए, मैं अभी उसी रैपिड रेल के अंदर मौजूद हूँ, नमो भारत के अंदर। यहाँ सराय काले खां से लेकर मोदीपुरम तक जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका ट्रायल रन आज देखने के लिए खोला गया है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं अभी इस वक्त उस नमो भारत ट्रेन में सफर कर रहा हूँ। ये सफर जो है वो सराय काले खां से शुरू हुआ है और यहाँ से चलते हुए ये मोदीपुरम तक जाएगा। लगभग 82 किलोमीटर लंबा ये दायरा है, जो उसके 160 किलोमीटर की रफ्तार से ये नमो भारत की ट्रेन चल रही है। अगर कोई पेशेंट जाना चाहता है तो उसको वहाँ पे वेंटिलेशन हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर पहला वाला जो कोच है वो प्रीमियम कोच बनाया गया है, ताकि कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी से वो यूज। इसके अलावा साथ में बात करें कि हर चीज पर यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीट है, जैसे मेट्रो में सीट की कमी रहती है, लोग परेशान रहते हैं, लेकिन ये सीट बनाई गई है। इससे पहले कुछ स्टेशन जो खासकर भी मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें जो खासकर अशोक इसके अलावा लोग मोदी नगर मेरठ साउथ तक ये स्थिति थी। इसमें लगभग
जो अब जो 25 किलोमीटर का जो और दायरा है उसको बढ़ा दिया गया है। इसका मोदीपुरम का ये काम कंप्लीट हो गया है काम। इसके अंदर अशोक नगर से सरायखाने के जो 5 किलोमीटर का जो काम चल रहा था फिर 2 हो चुका है। आगामी 22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री की इसका ग्रीन प्रोजेक्ट है जो समय का पूरा हुआ है, उसको लेकर लगातार यहाँ पर जो ट्रायल रन हुआ है उसके बाद अब यहाँ पर जो उसका जो ट्रायल रन होने के बाद 22 तारीख को जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। जनता को सुविधा मिलेगी जो खास करके दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ जाते थे, लगभग 2 से 3 घंटे लोग हमें लगते थे, जाम का सामना करना पड़ता था। पूरी जो बात सिर्फ मेरठ में पूरी होती है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उसमें वाईफाई का आनंद ले सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। जी जी ठीक है, तो ये क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है, तो इसकी कुल लागत कितनी है जो नमो भारत ट्रेन अभी उद्घाटन जिसका 22 तारीख को होने वाला है? देखिए अगर नमो भारत की ही लागत की बात करें तो इसका आंकड़ा भी नहीं आया, क्योंकि इसके साथ ही मेरठ जो है मेरठ से लेकर मेरठ साउथ से लेकर और मोदीपुर तक लगातार मेरठ के अंदर भी लोकल मेट्रो का भी संचालन यहाँ पर शुरू होने वाला है 22 तारीख को। और रैपिड जो है जो नमो भारत ट्रेन है उसके कुछ स्टॉप जो है उस बीच पर रखे गए हैं। जो खास कर कहा जाता है कि मेट्रो जो है एक ही ट्रैक पर, पहली बार देश में ऐसा हो रहा है देश में कि एक ही ट्रैक पर नमो भारत ट्रेन और एक ही ट्रैक पर मेट्रो चलती हुई नजर आएगी और लोगों को सुविधा मिलती जाएगी। देखिए मेरे साथ और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फैसिलिटी मिलने वाली है। आप आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम शहजाद आबिद है। अच्छा, आप यहाँ सफर कर रहे हैं आज, किस तरीके से आपको लगता है कि लोगों को फैसिलिटी मिलेगी, क्या सुविधा मिलेगी? सबसे पहली बात तो ये है कि नमो भारत के मेरठ से दिल्ली तक शुरू होने से काफी वक्त बचेगा और दिल्ली में कहीं ना कहीं ट्रैफिक का दबाव भी नमो भारत से कम होगा और जब वक्त बचेगा और पर्यावरण को उससे संरक्षण मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हर तरह से ये किफायती साबित होगी। अच्छा, किराए को लेकर क्या बात कर रहे हैं? किराया किस तरीके से लगता है, कितना समय लगता है, पहले कितना समय लगता था? अब मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं तो लोगों को क्या फैसिलिटी मिलने वाली है? जी, अगर अभी की बात करूं तो मैं गुलधर से आनंद विहार जाता हूं, 50 रुपए किराया लगता है। हालांकि किराया तो थोड़ा महंगा है, लेकिन अगर अपने निजी वाहन से तुलना करूं तो फिर भी किराया काफी कम है और निजी वाहन से तकरीबन 40 मिनट का वक्त लगता था, लेकिन मैं गुलधर से आनंद विहार सिर्फ 10 मिनट में पहुंच जाता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा बहुत ज्यादा वक्त बचता ठीक है। है। और ये भी मैं कह सकता हूं कि जब ये पूरे कॉरिडोर पर चलेगी तो सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि लाखों लोगों का वक्त बचेगा। ठीक है हैदर, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहे महुआ खबर। नमस्कार।